हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इमिग्रेंट्स एक्सक्लूजन फ्रॉम असम एक्ट 1950 के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं 1950 का असम पलायन कानून के बारे में, क्योंकि ये सुर्खियों पे आ गया है। तो उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। समस्या की परिदृश्य क्या है। तो प्राकृतिक प्रवासन पड़ोसी देशों से आंतरिक राज्यों में अनाधिकृत प्रवास बहुत बढ़ गए हैं। जैसे हमारे बांग्लादेश से बहुत से लोग आकर हमारे भारत में रहने लगे हैं एवं बड़ी संख्या में प्रवासी शरणार्थियों द्वारा असर प्रभावित क्षेत्रों में जो सामाजिक में आर्थिक और राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। तो ये सब भारत के लिए विशेषतः जैसे असम राज्यों के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। तो 1950 का यह कानून इसी समस्या के संदर्भ में ही लागू हुआ था। तो हालांकि इस कानून का आज अचानक समाचार में वापसी इस कारण से है कि हाल ही में असम प्रशासन ने 5 व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश भी जारी कर दिया है। तो इसीलिए इस कानून का अध्ययन करना वर्तमान राजनीतिक विस्थापन एवं नियंत्रण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गया है। पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। जब भारत विभाजन हुआ था 1947 के बाद, ईस्ट पाकिस्तान, जब आप बांग्लादेश कहते हैं, वह उत्तरी एवं पश्चिमी असम से बांग्लादेशी प्रवासियों का आगमन बढ़ गया था। तो इस प्रवासन को लेकर स्थानीय समितियों में चिंता थी कि उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को प्रभावित हो सकती है। तो इस स्थिति में केंद्र सरकार ने राज्यों की मांगों को ध्यान में रखते हुए 1 मार्च 1950 से इस कानून को लागू किया था। तो प्रारंभ में इसका नाम अंडर डिसेबल इमिग्रेंट्स यानी एक्सक्लूशन फ्रॉम असम एक्ट था। बाद में इसको इमिग्रेंट्स एक्सक्लूशन फ्रॉम असम एक्ट 1950 नाम से जाना गया था। तो हालांकि कानून जल्दी ही पुरानी पटरियों पर चला गया, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे कम से कम फौरन लागू करने से रोकने की बात की थी। अधिनियम का नाम, लागू तिथि और उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। तो इसका नाम क्या है? तो इमिग्रेंट एक्सक्लूजन फ्रॉम असम एक्ट 1950। तो इसकी लागू कब हुई थी? तो 1 मार्च 1950 में असम में लागू हुई थी। इसका उद्देश्य की बात करें तो कानून का लक्ष्य था कि यदि कोई व्यक्ति या समूह मौजूद है जिसका आम जनता या शेड्यूल्ड ट्राइब अथवा राज्यों की सुरक्षा या सामान्य जनहित में यानी पाश्चात्य रूप में प्रभावित हो रहे हैं, तो और जिसका मूल निवासी भारत नहीं है और जो राज्यों के हित में नहीं है, तो उसे असम अथवा भारत की सीमा से बाहर किया जा सकता है। ये सब कारण के कारण विशेष रूप से इन कानून का दायरा केवल असम राज्य तक ही था, लेकिन यह केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियमित था, क्योंकि नागरिकता और प्रवासन विषय केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आते थे। यह कानून शरणार्थियों पर लागू नहीं था। यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान उस समय में जैसे गृह कलह या सिविल विघटन के कारण भागा हो, तो यह अधिनियम उस पर लागू नहीं होता था। तो प्रमुख प्रावधान क्या था उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस कानून में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है। जैसे केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार को शक्तियां दी गई है कि यदि उसे लगे कि किसी व्यक्ति की असम में उपस्थिति यानी भारत या असम की आम जनता या किसी शेड्यूल्ड ट्राइब के हित में हानिकारक अगर होगा, तो उसे असम या भारत की सीमा से हटने का आदेश भी दिया जा सकता है। इस आदेश में यह निर्धारित किया गया है कि वह व्यक्ति किस समय यानी 24 घंटे में किस मार्ग से भारत और असम में कैसे छोड़ेगा यानी भारत से कैसे पलायन करेगा, उसको 24 घंटे दिया जाता है। यदि आदेश में उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सफाई नहीं देता है या नहीं चलता है अथवा सहायता भी नहीं करता है, तो उसे जुर्माना अथवा 3 वर्ष तक सजा भी मिल सकती है। अगर एक बांग्लादेश के आदमी भारत में है और वो नहीं जा रहा है, तो बांग्लादेश में उसको 3 वर्ष तक सजा हो सकती है जेल की, और जुर्माना भी उसे देना पड़ेगा। इस कानून के अंतर्गत राज्य या केंद्र सरकार के अधिकारी द्वारा प्रवासन या निष्कासन क्रिया भी की जा सकती है। बिना लंबा न्यायिक प्रक्रिया के हो सकता है, हालांकि व्यवहारिक कठिनाइयां भी होते हैं।
उसके बाद इसकी दायरा, चुनौतियां और सीमाएं के बारे में जान लेते हैं। इसके दायरा की बात करें तो यह कानून विशेष रूप से असम राज्य के लिए ही था, जहां समय समय पर बड़े पैमाने पर बाहरी प्रवासियों को, विशेषकर पूर्वी पाकिस्तानी या बांग्लादेश के आगमन की चिंता रही थी। चुनौतियां की बात करें तो प्रवासी स्थिति, नागरिकता स्थिति की पहचान बहुत जटिल हो गया है। कौन आगमन करता है और कौन स्थायी निवासी है, यह विवादित रहा है बहुत दिनों से। तो सिंघम सीमा इलाकों में निगरानी एवं पहचान कार्यों की कमी भी है। न्यायिक प्रक्रियाओं, मानवाधिकार संबंधी चिंताओं और राजनीतिक एवं सामाजिक संवेदनशीलता ने इसकी सख्ती से बाधा पैदा कर दिया है। जैसे 1950 में राजनीतिक दबाव एवं नेहरू-लियाकत पैक्ट के बाद इसे लागू करने पर तुरंत रोक लगा दी थी। लंबी अवधि तक व्यवहार में निष्क्रिय था या मूल भाली स्थिति भी हो गया था यह कानून में, जिससे इसे फिर से सक्रिय करना चुनौतीपूर्ण हो गया था। उसके बाद इसकी सीमाएं कितने तक है, तो यह केवल असम के लिए ही था। भारत के अन्य राज्यों में स्वतः लागू नहीं था। तो यह शरणार्थियों के लिए, जैसे गृह कलह या हिंसा से भागे हुए पर लागू नहीं होता है। न्यायालय प्रक्रिया को निर्बंध नहीं बना गया है और इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई का अनुभव भी बहुत कम है। उसके बाद अब तक अनुप्रयोग के बारे में जान लेते हैं। तो इतिहास में देखा गया है कि इस कानून का व्यापक रूप से उपयोग नहीं हुआ है। केवल कुछ ही मामले सामने आए हैं और बाद में प्राथमिक रूप से इसे लागू करना बंद भी कर दिया गया है। तो उदाहरण जैसे कानून पारित होने के तुरंत बाद ही 1950 में प्रधानमंत्री ने असम सरकार को कार्रवाई तुरंत बंद करने के लिए निर्देश दिया था। इसके बाद बांग्लादेश सीमा मुद्दा, प्रवासन मददगारों की पहचान करना, नागरिकता का विवाद होना और अन्य कानूनों जैसे फ्रेंडशिप एक्ट 1946, इलीगल माइग्रेंट डिटरमिनेंसी बाय ट्रिब्यूनल एक्ट 1983 के माध्यम से काम चल रहा है। इसलिए इस कानून को नाम मात्र लागू या रद्द प्राय कानून के रूप में देखा गया है, जब तक कि हाल ही में 2025 तक असम सरकार ने इसे पुनः सक्रिय करने का निर्णय नहीं लिया है। उसके बाद हाल ही घटना में क्या हुआ है वो भी जान लेते हैं। असम में पहली ज्ञात प्रक्रिया शुरू किया गया है, जिसे 19 नवंबर 2025 को सोनितपुर जिला प्रशासन के 5 व्यक्तियों यानी 4 महिलाएं एवं 1 पुरुष को, जिन्हें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल नंबर 2 सोनितपुर द्वारा घोषित किए गए हैं, विदेशी को, इसका क्या होगा, कानून के तहत 24 घंटे में भारत व असम की सीमा से बाहर निकलने का आदेश भी जारी कर दिया है। इससे क्या होगा, जितने लोग में क्या कहा था, 4 महिला और 1 पुरुष है ना, उसको क्या होगा, उसको बाहर जाना पड़ेगा, जैसे बांग्लादेश वो जा सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि उनकी उपस्थिति यानी असम भारत के सामान्य जनहित तथा राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है, इसीलिए उनको लौट जाना चाहिए बांग्लादेश। तो इस कार्रवाई का तात्पर्य यही है कि अब तक लंबित ट्रिब्यूनल प्रक्रिया को पार करते हुए तत्काल निष्कासन का मार्ग अपनाया गया है। इसके अंतर्गत राज्य के डीसी यानी जिला उपाध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि सीधे निष्कासन आदेश जारी कर सकते हैं। हालांकि बताया गया है कि उक्त 5 व्यक्तियों की वेयर अबाउट्स अभी अज्ञात है। उन्होंने गांव छोड़ दिया था। यह इस कानून के लगभग 75 वर्ष बाद पहली ज्ञात क्रिया मिली है, जिसके अंतर्गत निष्कासन आदेश जारी भी हुआ है। उसके बाद कानूनी, राजनीतिक और संवैधानिक पक्ष की बात कर लेते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रवासन, नागरिक तथा देश में रहने की अनुमति केंद्रीय विषय है। तो भारत के संविधान एवं विभाजन के बाद के संघीय ढांचे के तहत इस कानून ने असम को केंद्र द्वारा विशेष अधिकार दिए थे। तो राज्य केंद्र संबंध कैसे होगा, तो इस कानून के अंतर्गत राज्य प्रशासन को निष्कासन कार्रवाई की शक्ति मिल रही है, जो संघीय व्यवस्था में राज्य केंद्र संबंध पर प्रश्न भी उठाती है, क्योंकि ये केंद्र का मामला है, इसीलिए केंद्र करना चाहिए, ना कि राज्य सरकार करना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया और संशोधन अधिकार की बात कर लेते हैं। तो पारंपरिक रूप से विदेशी पहचान और निष्कासन के लिए ट्रिब्यूनल या निजी सुनवाई की प्रक्रिया होती थी, लेकिन इस कानून में जल्दी निष्कासन का मार्ग प्रस्ताव किया गया है।
इससे न्याय प्रक्रिया की पूर्णता तथा मानवाधिकार की चिंताएं उत्पन्न होती है। उसके बाद संविधान की दृष्टि से देखें तो सूचना उपलब्धता, सुनवाई अवसर, अधिकारों की रक्षा करना, प्रवासी पहचान की प्रक्रिया करना, ये सभी मूल संवैधानिक सिद्धांतों जैसे समान अधिकार, सुनवाई का अधिकार या न्याय की गारंटी से जुड़ी है। तो इस तरह इस कानून की क्रियान्वयन में संवैधानिक चुनौतियां हो सकती है। उसके बाद राजनीतिक दृष्टि से भी असम में आज भी प्रवासन मुद्दा एक प्रतिष्ठित राजनीतिक मुद्दा है एवं हाल ही कार्रवाई इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार को बात दर्शाता है सक्रियता को। उसके बाद मानवाधिकार, संवेदनशीलता एवं विवाद के बाद जान लेते हैं। तो प्रवासी पहचान में गलती हो सकती है। एक व्यक्ति जिसे विदेशी कहना आसान नहीं है, कई दशकों से भारत में रहा हो सकता है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष सुनवाई तथा दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया अहम हो जाता है। गतिविधि त्वरित निष्कासन की प्रक्रिया में भय हो सकता है, अस्पष्टीकरण या बिना पर्याप्त अवसर की सुनवाई हो सकता है, जैसे चिंताएं उठ सकती है। सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव भी हो सकता है। असम जैसे राज्यों में ऐसे निष्कासन से सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। समुदाय में डर हो सकता है, विस्थापन और पहचान संबंधी असमंजस्य भी हो सकता है। इस कानून के क्या हो सकता है, पुनः सक्रिय होने से यह प्रश्न उठता है कि पर्याप्त संसाधन, मानव संचालन प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय मौजूद है ताकि निष्पादन न्यायसंगत एवं संवेदनशील रूप से हो। असम सरकार ने इस कानून के क्रियान्वयन हेतु एसओपी को अनुमोदित कर दिया है। अंत में यही होगा कि मानवाधिकार संगठन, प्रवासी समुदायों एवं राजनीतिक आलोचकों द्वारा इस कानून के उपयोग, पारदर्शिता कैसे होगा, निरीक्षण और मैकेनिज्म आदि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके बाद भविष्य के दिशा निर्देश क्या हो सकता है और इसके लिए सुझाव क्या हो सकते हैं। तो निष्कासन प्रक्रिया को न्यायपूर्ण एवं पारदर्शी बनाना आवश्यक होगा। सुनवाई का अवसर बढ़ना चाहिए, दस्तावेज की जांच होनी चाहिए और कानून अपीलीय उपाय सुनिश्चित करना चाहिए। उसके बाद राज्य केंद्र में समन्वय रहना चाहिए, जैसे असम सरकार केंद्र मंत्रालयों जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एवं सीमा सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि निष्पादन सहज एवं प्रभावी हो सके। उसके बाद प्रभावित लोगों की सामाजिक पुनर्स्थापना एवं पहचान की सुरक्षा होना चाहिए। निष्कासन से प्रभावित व्यक्ति या परिवार की सामाजिक स्थिति, हालचाल आदि को दृष्टि में रखना चाहिए। उसके बाद दस्तावेजीकरण प्रक्रिया को सुदृढ़ भी करना चाहिए। प्रवासियों की पहचान, आगमन की स्थिति, निवास की स्थिति कब हुआ था, नागरिकता की दावा करने वाले, ये सब व्यवस्थित करना महत्वपूर्ण भी होगा। उसके बाद मानक संचालन प्रक्रिया भी हो सकता है, इसका पालन करना और निगरानी करना। असम सरकार द्वारा तैयार एसओपी के अंतर्गत निष्कासन की प्रक्रिया कैसे होगा, रास्ता निर्धारण कैसे होगा, समय सीमा कब हो सकता है, ये सब स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद संवेदनशीलता एवं सामाजिक समन्वय भी होना चाहिए। निष्कासन कार्रवाई करते समय और सामाजिक में तनाव न होना चाहिए। स्थानीय समुदाय की भावनाओं एवं राज्य सुरक्षा दृष्टिकोण को संतुलित भी करना चाहिए। उसके बाद निगरानी एवं समीक्षा मैकेनिज्म के बारे में, तो निष्कासन आदेशों के पश्चात भी उनकी क्रियान्वयन, परिणामों और कानूनी चुनौतियों की सुरक्षा यानी समीक्षा को निरंतर होना चाहिए। उसके बाद निष्कर्ष, तो 1950 का यह कानून असम जैसे सीमावर्ती एवं प्रवासन संवेदनशील राज्यों के लिए एक विशेष उपकरण है जो विदेशी प्रवासियों के निष्कासन हेतु राज्यों को त्वरित शक्तियां देती है। हालांकि पिछले लगभग 75 वर्षों में इस कानून का उपयोग बहुत सीमित रहा है, लेकिन 2025 में असम सरकार द्वारा इसे पुनः सक्रिय करने का कदम महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यह कदम प्रवासन नियंत्रण, राष्ट्रीय सुरक्षा, जनता हित जैसी त्रिवेणी में पड़ता है, तो साथ ही इसमें संवैधानिक, मानवाधिकार एवं सामाजिक दृष्टिकोण से भी चुनौतियां हो सकती है। आपके द्वारा इस विषय पर यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए यह विश्लेषण एक विस्तृत आधार पर तैयार किया गया है, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कानून प्रावधान, हाल ही क्रिया क्या हुआ है और विवाद और भविष्य की दृष्टि क्या होगा, मैं सब कुछ बता दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और कमेंट में ज़रूर कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा। जो धन्यवाद।